Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Today we'll discuss about the chapter number 1, Nature, Objective and Scope of Audit. ये सी इंटरमीडिएट का फिफ्थ पेपर ऑडिट का पार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके थ्योरीज के बारे में चैप्टर 1 में जो है, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि थ्योरेटिकल पार्ट हो गए हैं इस चैप्टर के, और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पूरे ओवरऑल चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि क्या इस चैप्टर में इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे चलो शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं कि ऑडिट होता क्या है। तो ऑडिट का वर्ड हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक क्या है ऑडिट के बारे में। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं कि व्हाट डू सच रियल लाइफ सिचुएशंस हाईलाइट such instance underlying the importance of auditing in today's complex business environment। तो आज के कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑडिटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको लोग अंडरलाइन कर रहे हैं। हर एक इन्वेस्टर चाहता है कि जो भी कंपनीज में वो अपना पैसा लगा रहा है, शेयर होल्डर जहाँ पर भी अपने पैसे लगा रहे हैं, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एकदम एक्यूरेट हो, ट्रू एंड फेयर भी हो। तो उसको जानने के लिए हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का हार्ड अर्न मनी कंपनीज के पास जा रहा है, तो उसका मनी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है, तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल हेल्थ शो कर रहा है कंपनी का ना, तो वो सारी चीज़ें कैसे पता लगेंगी? ऑडिट कराने से ही। ओके, ऑडिट का मतलब होता है कि निरीक्षण करवा देना। उसके बाद ओरिजिन की बात करते हैं। ऑडिट वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया? तो ऑडिट का वर्ड जो है वो अडायर वर्ड से आया, कि मतलब कि टू हियर। मेडिवल टाइम में ऑडिटर क्या करते थे कि अकाउंट्स के बारे में वो लोग सुनते थे कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना सामान परचेज हुआ है, कितना सामान सेल हुआ है। वो बोल बोल करके सारे ट्रांजैक्शन को, अकाउंट्स को वो लोग रिकॉर्ड करते थे। तो वो मेडिवल टाइम का वो ऑडिट पार्ट हो गया। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ लोग इस तरीके से चेक करते थे, बहुत केयरलेसनेस हो जाती थी, नेग्लिजेंट पार्ट हो जाता था वहाँ पर। बट अभी का टाइम पे जो ऑडिटिंग वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इसके टेक्नोलॉजी में, ऑडिट वर्ल्ड में। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप लेड टू एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपांसन इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमांड ऑफ ऑडिटर। तो यूरोप में क्या हुआ कि भाई ट्रेड वगैरह ट्रेड ज़्यादा होने लगा, ऑडिटर्स की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी। तो ऑडिट का वर्ल्ड, ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगा, ऑडिटिंग के जॉब्स बहुत ज़्यादा बूम पे आ गए। तो इस तरीके का बात हो गया। अभी हम लोग मीनिंग के बारे में जान लेते हैं कि ऑडिटिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है। तो ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ओके, क्या करना है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है। यहाँ पर किसी के दबाव में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करवाना है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाना है। किसका? किसी भी एंटिटी का। एंटिटी कैसे होनी चाहिए आपकी? एंटिटी आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड होनी चाहिए, या फिर कोई भी एनजीओ हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये मैटर नहीं करता कि आपका साइज क्या है, लीगल फॉर्म क्या है, यानी कि आपका एंटिटी कितना बड़ा है, ये मैटर नहीं करता। आप किसी भी लीगल फॉर्म के हो, आपका ऑडिटिंग होना है। फिर ये एग्जामिनेशन हम लोग कर क्यों रहे हैं? एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, यानी कि व्हेन सच एन एग्जामिनेशन कंडक्ट, क्यों? क्योंकि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंफॉर्मेशन देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जा रहा है कंपनी के अंदर, इस पे हम लोगों को ओपिनियन देना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है। आपके फाइनेंशियल में जो भी अफेयर्स हो रहे हैं वो एक्यूरेटली किए जा रहे हैं, कोई भी फ्रॉड और एरर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हो गया ऑडिटिंग का मतलब। सिंपल सा डेफिनेशन इसको हम लोग एक्सप्लेन करें तो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन
of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Okay, अभी हमको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जामिनेशन में आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसलीड नहीं करता है किसी को, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पॉइंट की तरह पे है तो। ओके, जैसे इसका पॉइंट ध्यान में रखना कि आपका फाइनेंशियल वुड नॉट मिसलीड, मिसलीड वर्ड जरूर याद रखना कि मिसलीड नहीं करता है, कि जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है एंट्रीज का, यानी कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग एंट्रीज पास करते हैं उसका रेफरेंस लिया जा रहा है अकाउंट को ड्रॉन अप करने के लिए। यानी कि पहला पॉइंट हो गया, अकाउंट्स में रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग एंट्रीज का। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो भी एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस के सपोर्ट के बेसिस पे किया जा रहा है, यानी कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज एवे नहीं कर दे रहे हैं, ऐसे फालतू में नहीं कर दे रहे हैं। यहाँ पर उस अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज हो रही है उसके पीछे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई भी ओमिशन नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, कुछ भी हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं वहाँ पर प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन में, क्योंकि हम लोग जब भी एंट्रीज पास करते हैं उन सबका कंपाइलेशन हम लोग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपाइल हो रहा है, तो उसमें कोई भी ओमिशन हमको नहीं करना, ठीक है। फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी तरीके से क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, यानी कि कोई भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ क्लियर पॉइंट, क्लियर कट सब कुछ है इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल अमाउंट में जो भी आपका अमाउंट है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है, डिस्क्राइब है और डिस्क्लोज है इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि जो ICAI के द्वारा रिकमेंड करके प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें वर्ड याद रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली क्लासीफाई किया जाता है, प्रॉपरली क्लासीफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं और डिस्क्लोज कर रहे हैं, यानी कि CDD, क्लासीफाइड करो फिर डिस्क्राइब करो फिर डिस्क्लोज कर दो। फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हमारा वो प्रेजेंट कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड द एसेट एंड लायबिलिटीज़, यानी कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर हमको शो कर रहा है ऑपरेशनल रिजल्ट का। ऑपरेशनल रिजल्ट यानी कि जो डेली बेसिस पे जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सामान का रख रखाव हो गया, जो भी सामान का डेली हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो ऑपरेशनल रिजल्ट उसका शो करना चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, ठीक है। तभी तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी अच्छी होगी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होने के लिए हमको ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर शो करना चाहिए ऑपरेशनल रिजल्ट का। तो इसका पॉइंट याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यही है कि भाई अकाउंट्स का जो भी है वो रेफरेंस यूज़ करो, फिर जो भी बुक्स ऑफ एंट्रीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें इसका सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, कोई भी एंट्री मिसमैच ओमिशन नहीं होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रॉपरली क्लासीफाई होना चाहिए और डिस्क्राइब होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर शो करना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि हम लोग ऑडिटिंग का वर्ड किस किस सब्जेक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि ऑडिटिंग का सब्जेक्ट जो ऑडिटिंग वर्ड है वो किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, तो इसके उनके बीच में क्या रिलेशन है ऑडिटिंग का उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑडिटिंग का अकाउंटिंग के साथ में क्या रिलेशन है। और देखो ऑडिटिंग क्या करता है, ऑडिटिंग रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक, एंड विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस, ओके। तो ऑडिटिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अकाउंटिंग करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ऑडिटर क्या करता है, अकाउंटिंग के जो भी रिजल्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका यूज़ करता है, क्यों, और चेक करने के लिए चेक लिस्ट हो गया हमारा,
तो ऑडिट प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करते हैं ऑडिट करने के लिए, तो वो कहाँ से मिल रहा है हमको, अकाउंटिंग वर्ड से ही तो मिल रहा है। तो ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस वहाँ पर हमको चेक करना पड़ता है, उसके रिजल्ट को हमको चेक करना पड़ता है। तो वह रिलेशन हो गया हमारा अकाउंटिंग के साथ में। फिर बात करूँ तो ऑडिटिंग और लॉ के साथ में हमारा क्या रिलेशन है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर के पास गुड नॉलेज होती है बिजनेस लॉ की, जो कि अफेक्ट करता है एंटिटी को। तो बिजनेस लॉ का गुड नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो भी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हुए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया पढ़ना हो गया, तो इन सब की नॉलेज हमको हमारे पास ऑडिटर के पास अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो ऑडिटिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा। अगर वो बिजनेस लॉ से फैमिलियर नहीं है तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस लॉ को समझेगा कैसे, ऑडिट करते वक्त उसको प्रॉब्लम होगा। फिर अभी हम लोग जानते हैं कि ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है। तो ऑडिटर को ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से फैमिलियर होना पड़ता है। नहीं, अगर वो फैमिलियर नहीं हुआ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से, यानी कि तो क्लाइंट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल है, उसके टैक्सेशन पार्ट हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गया, तो उन सब का ऑडिटिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलेगा ऑडिटर को। ओके, फिर ऑडिटर का बिहेवियरल साइंस से क्या रिलेशन है। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग ऑडिटर होने से पहले एक एज अ ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग यानी कि कुछ ह्यूमन बिहेवियर इंसान के पास होते हैं। तो अगर ह्यूमन बिहेवियर इंसान के पास नहीं होगा तो ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट के पास जाएगा, उसको एक तमाचा मार दिया, ऐसा कर दिया, गाली गलौज कर दिया ऑडिटर क्लाइंट के साथ में, तो उससे क्या होगा, ऑडिटिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। क्लाइंट भगा देगा ऑडिटर को, भाई ये तो ऑडिट करने को बुलाया था, ये तो भाई गलत बिहेवियर कर रहा है क्लाइंट के साथ में, हमारे एम्प्लॉय के साथ में गलत बिहेवियर कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो हमें हमारे पास नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर का, कि हमको कैसे क्लाइंट से रिलेशन बना करके रखना है, कैसे कम्युनिकेट करना है क्लाइंट के साथ में। ओके, तो ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ऑडिटर को हमको इफेक्टिवली अपनी ड्यूटीज़, जो ऑडिटर की ड्यूटीज़ हैं, रिस्क एंड असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, इन सब की ड्यूटीज़ को हमको अच्छे से डिस्चार्ज करना पड़ेगा, अच्छी ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी क्लाइंट को। फिर ये ऑडिटिंग एंड स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके पास स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का पूरा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो मीनिंगफुल कंक्लूजन दे सके। मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इन्वेंट्री का अच्छे से वेरिफिकेशन कर सके। देखो, कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे इन्वेंट्रीज होते हैं, बहुत सारे गोदाम में बहुत सारे माल पड़े होते हैं, तो हर एक आइटम को काउंट कर पाना, उसका वेरिफिकेशन कर पाना, उसमें कई सारे मैथमेटिकल टूल का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए हम लोग फीफो मेथड, लिफो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमको अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स का भी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए हमारे पास। और अभी फैक्ट्री के अंदर इतने सारे इन्वेंट्री पड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा हर एक आइटम को चेक लिस्ट करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को चेक लिस्ट करेंगे। वहाँ पे हमको प्रॉपर सैम्पलिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कुछ पार्ट को हमको, कुछ इफेक्टिव पार्ट को दूर करके, अलग करके उसको चेक करना है, उसके बेस पे हमको पूरा कंक्लूजन देना पड़ेगा ओवरऑल गुड्स के ऊपर। तो मीनिंगफुल कंक्लूजन हमको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से ही आएगा। तो स्टैटिक्स का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। फिर ये ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग का बात करें तो ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग में हम लोग ईडीपी के करते हैं, ईडीपी की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं। इसका भी यूज़ होना चाहिए ऑडिटिंग के अंदर, जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करता है। यानी कि ऑडिटर के पास कई सारे डेटास आते हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा हो गए, नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा हो गए, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑडिटर के पास भेजा जाता है, कंप्यूटर में भेजा जाता है डेटा को, उसको उनको चेक करने के लिए। तो वो ईडीपी का भी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। अगर उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा, ईडीपी का नॉलेज नहीं होगा, तो वो कंप्यूटर पे वो सारे आइटम्स को चेक ही नहीं कर पाएगा, उन डेटा को समझ ही नहीं पाएगा। फिर ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी ऑडिटर के पास गुड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट क्या करते हैं, वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, फंड फ्लो के लिए, रेशियो एनालिसिस करते हैं हम लोग, कैपिटल बजटिंग हम लोग करते हैं। तो अगर इन सब का नॉलेज नहीं होगा तो ऑडिटर को तो भाई प्रॉब्लम फेस करना ही करना है ना।
एंड फिर ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन का बात करते हैं। क्या होता है ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का भाई नॉलेज तो होना चाहिए। देखो गुड ऑडिटर क्या है, जो अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करे, अपने क्लाइंट को समझे, उसके फाइनेंशियल को समझे, ठीक। अगर उसके फाइनेंशियल को नहीं समझ रहा है तो उसका गलत रिपोर्ट दे देगा ना भाई। एंड हिस बिजनेस फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन हो गया, उसका कॉस्ट सिस्टम हो गया, मार्केटिंग टूल हो गए। तो क्लाइंट को का ये मेजर पार्ट होता है कि भाई प्रोडक्शन क्लाइंट कर रहा है अपना, प्रोडक्शन कर रहा है, कॉस्ट सिस्टम को अच्छे से वो देख रहा है, क्लाइंट हमारा मार्केटिंग कर रहा है अच्छे से। तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई अपने क्लाइंट को समझो, ठीक है। तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो ओवरऑल ये इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट हो गए ऑडिटिंग के, जो कि इसके नेचर को डिफेक्ट करते हैं, वेरियस डाइवर्स सब्जेक्ट के बाद से रिलेटेड होते हैं, इनके बीच में रिलेशंस क्या है। जैसे अकाउंटिंग का बताया हम लोगों ने, लॉ का बताया, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, बिहेवियर साइंस के बारे में बताया, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का हो गया, या एडीपी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर प्रोडक्शन जो कि इम्पोर्टेंट ही है भाई, तो इसको करना ही करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या होता है। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करना तो भाई इंपॉर्टेंट, भाई इधर से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। हाँ, तो ऑडिटर का भाई क्या ऑब्जेक्टिव, भाई ऑडिटिंग क्यों कर रहा है भाई, वो वहाँ पे गया है, चेक करके चल रहा है, ऐसे क्या फ़ायदा मिल रहे हैं, और कुछ उद्देश्य होगा ना भाई करवाने का, तभी तो क्लाइंट भाई पैसे दे रहे हैं इतने मोटे मोटे अपने ऑडिटर को, ठीक है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 में बताया गया। देखो अभी इधर ऑडिट में ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जैसे हम लोग अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं ना, AS1 AS2, अगर लाइक जैसे AS1 हो गया हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का हो गया, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास ऑडिटिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए, ऐसे 200 हो गया, ऐसे 300 हो गया, 510 हो गए, एंड 230 हो गया डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए। तो ऐसे 200 क्या बोलता है, ये हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जब भी वो ऑडिट कंडक्ट करता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है कि भाई कि ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस, एश्योरेंस यानी कि रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए हमको। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेबल मिस स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि फ्रॉड और एरर की वजह से अकर होता है। यहाँ पर ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है वो अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पे किया गया है, यानी कि इसको यहाँ पे FRF हम लोग बोलेंगे, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो इसका ऑब्जेक्टिव समझने के लिए क्या करेंगे कि हमको ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस। क्या ऑब्टेन करना है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है, जो कि अकर हो रहा है फ्रॉड और एरर की वजह से। यहाँ पर जो भी ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन दे रहा है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पे कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो कि एक मटेरियल रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया रहा है। ऐसे हम लोग उल्टा सीधा कोई भी स्टैंडर्ड उठा करके हम लोग कोई भी ऑडिटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के बाद तो भाई क्लाइंट को तो बताना पड़ेगा। तो क्लाइंट को बताने के लिए क्या करें, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट किससे रिलेटेड होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग। ऐसे डायरेक्टली जाके बता नहीं देना है कि भाई हाँ भाई ये रिपोर्ट है, क्लाइंट को ऐसे भेज देना है। हमको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, प्रेजेंटेबल वे में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेस पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लाइंट को। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो भाई क्या किया हम लोगों ने, रीजनेबल एश्योरेंस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहा कि भाई ये फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट था, कोई फ्रॉड और एरर से रिलेटेड नहीं है। फिर हम लोगों ने इधर बोला कि जो भी हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं वो
जो भी ओपिनियन है वो अप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि मटेरियल रिस्पेक्ट में, वो अप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। फिर हम लोग रिपोर्ट देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और कम्युनिकेट करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेस पे। ठीक। अभी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बताया था कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल है जो कि फ्रॉड और एरर की वजह से हो जाता है। फिर यहाँ पर दो टर्म आ जाते हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस और एक ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस। जो ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है वो कंप्लीट एश्योरेंस होता है, पूरी गारंटी के साथ कि आपका भाई आपका जो भी मिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। यहाँ पर 100% गारंटी दी जा रही है। ठीक। कंप्लीट एश्योरेंस दिया जा रहा है यहाँ पर एब्सोल्यूट में, एश्योरेंस के अंदर। बट जो हमारा रीजनेबल एश्योरेंस है ये कंप्लीट गारंटी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। अभी किसी भी ऑडिटर को हम लोग भगवान तो नहीं कह सकते कि भाई वो जो भी चेक कर रहा है कि भाई 100% आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ना वो फ्री है, मतलब मटेरियल स्टेटमेंट नहीं, कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये एक हाई लेवल एश्योरेंस होता है, बट ये कंप्लीट एश्योरेंस नहीं होता, रीजनेबल एश्योरेंस। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैरिड आउट बाय ऑडिटर विद द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो जो भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं हम लोग, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बेस पे कर रहे हैं, स्किल के बेस पे कर रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेस पे होता है। ऑडिटिंग प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करते हैं वो स्टैंडर्ड्स ऑन अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डेंस के बेस पे हम लोग करते हैं, ऐसे अवे नहीं कर देते हैं। ऑडिटिंग एविडेंस हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उसको एवेलुएट करना पड़ता है हमको, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, फिर ओपिनियन फॉर्म करते हैं। तो ये एक हाई लेवल एश्योरेंस हो जाता है, जो कि रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग कहते हैं, बट ये क्या है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। ओके। मिस स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो में होता है वो फ्रॉड और एरर की वजह से होता है बोथ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है तो उसका रीज़न क्या होगा भाई, फ्रॉड हो जाएगा या फिर कोई मिस एरर हो जाएगा। तो ऑडिटर को क्या है, ऑडिटर को भाई रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि होली होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फिर ऑब्टेन करना पड़ता है रीजनेबल एश्योरेंस जो कि फ्री फ्रॉम मटेरियल में से स्टेटमेंट। वहाँ पे हमको ओपिनियन फॉर्म करना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेस पे कर रहे हैं हम लोग। फिर ओपिनियन हमको फॉर्म करना रहता है, रिपोर्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, जो भी हम लोगों ने ऑडिट फाइंडिंग की हुआ है, रिटर्न रिपोर्ट हमको बनाना पड़ता है, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेस पे हम लोग करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में हम लोगों को देखना है कि कंपैरिजन करके बता देना है कि इधर रीजनेबल और एब्सोल्यूट एश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी मिस स्टेटमेंट होता है वो फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट होता है टोटली ओवरऑल। और वहीं तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीजनेबल एश्योरेंस मिल रहा है वो अप्लीकेबल फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेस पे बनाया जा रहा है। और फिर लास्ट में ओपिनियन एंड कम्युनिकेशन के बारे में बता देंगे कि जो भी हम लोगों ने ऑडिट करते वक्त जो भी फाइंडिंग मिली हुआ है उसके बेस पे हम लोग ऑडिटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन किसके बेस पे होगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेस पे किया जाएगा। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अभी हम लोग स्कोप ऑफ ऑडिट का बात करेंगे कि ऑडिट का स्कोप क्या है। ठीक। इसमें क्या क्या इंक्लूड हम लोग करते हैं। तो स्कोप की बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर इसका रेंज क्या है, स्कोप को हम लोग रेंज भी बोलते हैं, इसका दायरा कितना बड़ा हुआ है। स्कोप का मतलब रेंज हो गया है, रीच ऑफ समथिंग क्या है, ऑडिट का पर्पस क्या है, हमको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटेंडेड यूज़र हो गए, इन्वेस्टर्स लोग हो गए, इनके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को इन्हांस करना है, बढ़ाना है कि भाई इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना ये ऑडिट किया हुआ है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बेस पे जो भी डेटा मिल रहा है आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। ओके। तो वो कहाँ से पता लग रहा भाई,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ऑडिट है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, पूरी तरीके से ऑडिट करवा रखे हुआ, बिग फोर से ऑडिट करवा रखा हुआ है, तो अरेंज का पार्ट हो गया। यूज़र तो जान रहे होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र कौन कौन हो गए भाई। शेयर होल्डर हो गए, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई, और बैंकर हो गए। इनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को हमको इन्हांस करना होता है, अचीव करना है कि एक्सप्रेशन जो भी ओपिनियन दिया जा रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेस पे कर रहे हैं। अभी इधर ये अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो ना, वो इसका मतलब क्या होता है, ये बार बार वर्ड आ रहा है ना, एप्लीकेबल FR बार बार वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी फ्रेमवर्क हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंटेशन करते वक्त अडॉप्ट कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है इन अ व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी, यानी कि एंटिटी के अकॉर्डिंग इसका जो भी नेचर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो पूरी तरीके से ओवरऑल एक्सेप्टेबल है। वो जो भी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो लॉ एंड रेगुलेशन के बिहाफ पर है, उसके रेगुलेशन के हिसाब से जैसा लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हुआ है, तो वह स्कोप ऑफ ऑडिट का पार्ट हो गया। चलो अभी इधर 3 पॉइंट हैं जो कि स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लिख सकते हैं आप, अपने एग्जामिनेशन में ये पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले ये कवर करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी को, यानी कि एंटिटी में जितने भी एस्पेक्ट्स हो गए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो गया, HR एक्सपेक्ट हो गया, मार्केटिंग एक्सपेक्ट हो गया, देखो भाई सब कवर करके रखेंगे हम लोग एंटिटी के अंदर। जब भी ऑडिट करने जाते हैं ना तो हमको हर एक पॉइंट को देखना पड़ता है, हर एक एरिया को कवर करना पड़ता है हमको। ऐसा कोई एरिया नहीं बचा रहता कि जिसको हम लोग छोड़ दे, उसको ऑडिट नहीं किए। अगर ऐसा करने लगेगा ऑडिटर ना तो भाई एक्चुअल वैल्यूएशन ही नहीं हो पाएगा कंपनी का, बिजनेस का एक्चुअल वैल्यूएशन ही नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस की वैल्यू भी हम लोग बता ही नहीं पाएंगे ना कि कितने का बिजनेस है भाई, कितने का मार्केट हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। तो इसीलिए हमको एंटिटी के सारे एक्सपेक्ट को कवर करके रखना पड़ता है ना। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज एडिक्वेटली, यानी कि एडिक्वेटली हर एक एरिया को कवर करना, एडिक्वेटली यानी कि ओवरऑल जहाँ पर टू कवर करना है हर एक ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट रखता है, इससे रिलेटेड रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि ऑडिट करना है, यानी कि कवर करना है ओवरऑल एरिया को, ओवरऑल कवरेज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी को। फिर इधर दूसरा पॉइंट आ जाता है रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑडिटर शुड बी reasonably satisfied that information contained in underlying accounting record and other source data like a bill, a voucher or document is a reliable and sufficient basis for preparation of financial statement, यानी कि ऑडिटर को रीजनेबली सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि जो भी हम लोगों ने अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखा हुआ है ना, और जो भी हमारे पास सोर्सेज ऑफ डेटा है, सोर्सेज ऑफ डेटा जैसे हमको बिल से तो डेटा मिलेगा। अभी कोई सामान परचेस करने आता है तो उसको हम लोग बिल काट के देते हैं, वाउचर प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग बिजनेस में। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसका रिलायबल और सफिशिएंट होना भी ज़रूरी है ना भाई, यानी कि उसका भरोसेमंद होना चाहिए, पूरा प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई सामान आया था 200 का और आप दिखा रहे भाई 100 ही रुपये का सामान परचेज हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अमाउंट में घोटाला नहीं करना, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट करना है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक। फिर ऑडिटर क्या करता है इससे, रिलायबिलिटी और सर्टिफिकेंसी से ऑडिटर जजमेंट करना ना। ऑडिटर जजमेंट कैसे करेगा, प्रॉपर स्टडी करेगा अकाउंटिंग सिस्टम का। आप भाई कौन से अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं ये ऑडिटर को कैसे पता लगे, इसके लिए तो भाई स्टडी करना पड़ेगा आपके बिजनेस का, उसका आपके बिजनेस के अकाउंटिंग सिस्टम को तो स्टडी करना ही पड़ेगा ना, असेसमेंट करना पड़ेगा,
चेक करना पड़ेगा, इवाल्युएट करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपके अकाउंटिंग सिस्टम का पढ़ना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल को देखेंगे भाई, आप कौन सा इंटरनल कंट्रोल लगा रहे हैं, आपने दुकान में कौन सा इंटरनल कंट्रोल लगाया है, कुछ प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगाया हुआ है कि नहीं भाई, कि ऐसे ही भाई बाहर कोई सामान कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। तो हमको इंटरनल कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, तो उसको भी हमको चेक करना पड़ता है ना। और या फिर हम लोग अप्रोप्रिएट टेस्ट कर ले रहे हैं, इंक्वायरी कर ले रहे हैं, प्रोसीजर लगा ले रहे हैं, ये सब भी टेक्निक होता है भाई। टेस्ट करेंगे तो अभी तो पता लगता है ना, इंक्वायरी करना पड़ेगा भाई, इंक्वायरी बैठा दी है ना, सुना होगा आप लोगों ने। अभी प्रोसीजर प्रोसीजर तो भाई पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, या ठीक इसी तरीके से स्टेप फॉलो करते रहो भाई। प्रोसीजर तो इसी को कहते हैं, ठीक। हाँ, तो वह हाँ आपको समझ में आई होगा रिलायबिलिटी सफिशिएंसी क्या होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। अभी प्रॉपर डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भैया, प्रॉपर डिस्क्लोज करना है ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक। तो ऑडिटर शुड आल्सो बी डिसाइड वेदर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को डिसाइड करना रहता है कि भाई जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ है। He should also keep in mind कि applicable statutory requirement in this regard। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को ये भी डिसाइड करना होता है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग जब भी नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं बैलेंस शीट बनाने के बाद, तो उसके की पॉइंटर्स हमको लिखने पड़ते हैं, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हम लोग जो भी नॉन करेंट लायबिलिटीज में जो भी लॉन्ग टर्म बारोइंग है उसका प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ता है ना, कि आपका बारोइंग लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, और कौन से बैंक से लिया गया है, लोन लिया गया है, बारोइंग डिबेंचर लिया गया है, बॉन्ड लिया गया है, तो इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट में। तो इसको भी चेक करना है। अभी माइंड में अप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दिस रिकॉर्ड को फॉलो करना है माइंड में देखते हुए। It is done by ensuring financial statement properly summarize transaction and event record therein, and by considering the judgment made by management in preparation of the financial statement। तो भाई ऑडिटर को यह इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं बिजनेस में वो प्रॉपर समराइज है। ट्रांजैक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं भाई, यह समराइज ट्रांजैक्शन नहीं होगा ना, तो कंपनी के अंदर इतने सारे बिजनेस में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो आपको एक जगह तो लेकर नहीं पाओगे। अब हर एक ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए इतने सारे लोग नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना खर्चा लग जाएगा ना, तो प्रॉपर चेक नहीं करा पा सकते हैं, तो हमको समराइज़ करना पड़ता है, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज ट्रांजेक्शन यूज़ किया, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं कंपनी के अंदर बिजनेस में वो प्रॉपर समराइज है, तभी जजमेंट हमारा अच्छे से होगा। क्योंकि ओवरऑल तो भाई मैनेजमेंट तो प्रिपेयर कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तो भाई रिस्पॉन्सिबल है भाई, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, प्रेजेंटेशन करना है। ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को तो भाई जजमेंट करना है कि प्रोसेस का, ओवरऑल प्रोसेस का भाई कैसे प्रिपेयर किए हो तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसा प्रिपेयर प्रेजेंट की हो आप। तो उसके लिए हमको अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का चूज़ करना होता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करके डेप्रिसिएशन को वैल्यू कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। इन्वेंट्री का मेथड, यानी कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए आप कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड लगा रहे हो इन्वेंट्री चेक करने के लिए, आप कौन से लेबल यूज़ कर रहे हो, ABC एनालिसिस कर रहे हो। तो ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड है ना, तो इस सबको भी चेक करना रहता है। डेप्रिसिएशन के मेथड को चेक करना होता है, तो उसको भी हमको चूज़ करना, सेलेक्ट करना है। तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना होता है कि
जो भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है उनका प्रॉपर सिलेक्शन करना है हमको, कि अकाउंट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का यूज़ कर रहा है उसको सिलेक्शन करना है, कंसिस्टेंट अप्लीकेबल एप्लीकेशन करना है, कि जो भी हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी पॉलिसी हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए, पीरियड टू पीरियड बेसिस पे होना चाहिए। तो ये होना हो गया, यानी कि ऑडिटर को कंसिस्टेंट बेसिस पे और सिलेक्शन करना है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। और यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे हमको जजमेंट करना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसको हमको इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज्ड है, इवेंट समराइज्ड है, जहाँ पर हमको जजमेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अभी इधर बात कर लेते हैं कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में हमारा जो है वो ना, ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि जो भी ऑडिटर का कॉम्पिटेंस है वो अपने कॉम्पिटेंस से बाहर जा कर के काम कर रहा है, यानी कि अपने औकात से बाहर जा कर के काम कर रहा है ऑडिटर, तो ये स्कोप पे तो इंक्लूड नहीं होगा। तो समझे, ऑडिटर से क्या है कि ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो आउटसाइड द डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं होना चाहिए। अभी फिजिकल कंडीशन जो है, जैसे कि फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट लाइक दैट सोफिस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम। अगर किसी भी कंपनी में बिजनेस में बोल रखा है कि यह हमारे लिए सोफिस्टिकेटेड एसेट है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते, इसको आप लोग यूज़ नहीं करिएगा चेक करने के लिए, तो वो ऑडिटर के कॉम्पिटेंस से बाहर आ गया है। और सिमिलरली इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑडिटर टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग। तो ऑडिटर से भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि भाई वो ऑडिटर की सुटेबिलिटी के लिए गाइड कर रहा है, जजमेंट कर रहा है, वो सल्यूशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि आप बिल्डिंग की लाइफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि बिल्डिंग कब तक टिकेगी, कब तक नहीं टिकेगी, ये सब नहीं बताना हमको, सिंपल सा ऑडिट करना है। तो ये कॉम्पिटेंस से बाहर आ जाता है। और दिस रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट विच मे बी परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड इंजीनियर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। क्योंकि अब भाई बिल्डिंग का लाइफ स्ट्रक्चर तो भाई क्वालिफाइड इंजीनियर बताएंगे, तुम ऑडिटर हो तो भाई, अरे तुम ऑडिटर हो, क्वालिफाइड इंजीनियर इसको बता सकता है, तुम नहीं बताना है, तुम्हें नहीं बताना है। ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि भाई कि डॉक्यूमेंट जो भी है वो उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन का कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं बताएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट है पूरी पूरी तरीके से या परफेक्ट है, ऑथेंटिकेटेड है, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, भगवान नहीं बोल सकते ऑडिटर को। ऑडिटर कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो बस बता रहा है कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट में, हम लोगों ने इसको चेक किया था और यह इसकी रिपोर्ट है, प्रॉपर हमको इस तरीके से बताना है, ऑडिट प्रोसीजर का उपयोग करके, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का यूज़ करके ऐसा बताना है हमको। क्योंकि ऑडिटर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। द जेन्यूननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम। देखो किसी भी डॉक्यूमेंट का जेन्यूननेस की जेन्यून है कि नहीं वो ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक्सपर्ट नहीं है इस फील्ड में। ऑडिट कोई भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर देखो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है और ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट का ये भी फ़ायदा रहता है कि भाई सारी चीज़ें चेक होकर के आ जाती है, ये भी फ़ायदा रहता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का कोई भी रोल नहीं होता इधर। He does not have specific legal power of search or recording the statement of witness or oath। यहाँ पर कोई भी ऑडिटर के पास कोई भी लीगल पावर नहीं होती है कि हमको इधर क्या नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह छापा नहीं मारना है, हमको सर्च नहीं करना है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है, विटनेस को ढूंढना है, कौन चोर है कौन गधा, ये सब हमारा काम नहीं है। हमको सिंपल ऑडिट करना है ओथ के बेसिस पे, जो कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी होता है, ओथ ओथ वगैरह। बट
ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमको ऑडिट करना है। ऑडिट डिस्टिंक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन है अकाउंट का स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रॉड सस्पेक्ट हुआ है तो इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन चेक द अकाउंट वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट। इट टेक्स कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके। Objective of audit, on the other hand, as has already been discussed, is to be obtain a reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material statement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. The scope of audit is general and broad, whereas scope of investigation is specific and narrow. Okay, यानी कि स्कोप ऑफ ऑडिट जनरल होता है, वही स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये स्पेसिफिक है और जनरल। देखो, इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और जो स्कोप ऑफ ऑडिट है वो जनरल पर्पस के लिए होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ओके।